साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएस ऑफिशियल नवजीवन में। मैं एच रोशन एक बार फिर उपस्थित हूँ क्वेश्चन आवर एट 9 PM लेकर के। आज फ्राइडे है, सप्ताह का अंतिम क्वेश्चन आवर है। जो 5 दिन हमने कहा था मंडे टू फ्राइडे चलेगा, उसके सेशन के तौर पर ये फ्राइडे का 5वां सेशन है। और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूँ जिसमें करेंट, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस का 20 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स का भी होगा, करंट का भी होगा और मिसलेनियस भी होगा, जिसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे और ऐसे सवाल आप अगर जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सफलता निश्चित मिलेगी। तो चलिए, 9वां सेशन है ये और क्वेश्चन आवर का इस सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखिए ताकि मैं पढ़ूं और समझ सकूं कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, किस रूप में कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रिप्लाई नहीं करते इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि हम पढ़ते नहीं, हम हर का मैसेज पढ़ते रहते हैं, कौन क्या लिख रहा है और ये भी पता चलता है कि कौन रेगुलर देख रहे हैं। हमने कहा था कि इसको रेगुलर देखिए, 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत वाइटल साबित होगा आपके सफलता में। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर नजर डालते हैं। कहता है भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित रॉकेट इनमें से कौन है। क्वेश्चन है भारत का पहला निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर, एक कंपनी, एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसे से एक रॉकेट बनाए। ऐसा रॉकेट पहली बार देश में बना और उस रॉकेट का निर्माण जो किया गया किस नाम से, रुद्रम के नाम से, विक्रम एस के नाम से, रोहिणी के नाम से या अग्निकुल कॉस्मोस के नाम से। तो ध्यान रखेंगे ये अग्निकुल कॉस्मोस है, मिस प्रिंटिंग में थोड़ा टाइप में एरर है। तो आंसर क्या होगा तो आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा, मैंने पढ़ाया भी है क्लास में। तो ये जो है विक्रम एस के नाम से जा रहा है। तो विक्रम एस देश का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट बनाया गया और ये बनाया एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी ने जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस इसने इसका निर्माण किया और ये कंपनी देश की पहली कंपनी बनी जिसने प्राइवेट रॉकेट बनाया। चलिए रुद्रम क्या है तो रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये। और ये एक मिसाइल के रूप में काम करता है जो रेडिएशन को खत्म करे, रडार के सिस्टम को ध्वस्त करे और इस रूप में भारत का एक मिसाइल है रुद्रम। जबकि रोहिणी ध्यान देंगे कि भारत में प्रयोग होने वाला रॉकेट के रूप में ये पहला रॉकेट है। जो पहला रॉकेट बना था वो सरकार के द्वारा बनाया गया था और ये पहला रॉकेट था रोहिणी, तो याद रखना ये भी। और अग्निकुल कॉस्मोस एक कंपनी है और ये चेन्नई की कंपनी है और इस कंपनी ने जो काम किया है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ ये रॉकेट है विक्रम एस, वैसे ही अग्निकुल कॉस्मोस ने एक निजी क्षेत्र का पहला लॉन्च पैड तैयार किया। लॉन्च पैड, तो ये ध्यान रखेंगे, निजी क्षेत्र का पहला लॉन्च पैड तैयार करने वाला पूछेगा तो अग्निकुल कॉस्मोस का नाम लेंगे। अगर रॉकेट पूछेगा विक्रम एस का नाम लेंगे, देश का पहला। अगर रॉकेट पूछेगा तो रोहिणी का नाम लेंगे और पूछे कि रुद्रम क्या है तो कहेंगे एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो इस रूप में 4 महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानना चाहिए एग्जाम के लिए। चलिए आज के सेशन का दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से भी सवाल पूछा जाएगा। कह रहा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र को काम करने की अनुमति कब दी गई थी। अनुमति कब दी गई थी मतलब क्या है कि स्पेस सेक्टर में जो अंतरिक्ष है वहां जो काम होता है सैटेलाइट बनाने का, रॉकेट बनाने का, सैटेलाइट को लॉन्च करने का, ये सारा काम कुछ समय पहले तक पीएसयू मतलब सरकार किया करती थी, किसी भी प्राइवेट को इसमें काम करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि निजी क्षेत्र का रॉकेट बना दिया मतलब प्राइवेट कंपनी लगी, निजी क्षेत्र का लॉन्च पैड भी बनाया गया मतलब प्राइवेट सेक्टर काम कर रही है। तो काम करने की अनुमति कब दी गई, 14 में दी गई, 19 में दी गई, 21 में दी गई या 2020 में दी गई। और ये सारा काम मोदी सरकार 2014 में बनी उसके बाद हो रहा है। लेकिन ये जो काम मिला कि निजी क्षेत्र के लोग काम कर सकते हैं स्पेस में, ये अनुमति मिला था 2020 में। और 2020 में एक डिसीजन आया कि अब स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई किया जा सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई भी कंपनी अपने पूरे पैसे से रॉकेट बना सकती है, सैटेलाइट बना सकती है, उपग्रह को लॉन्च कर सकती है। और इसी रूप में 2 महत्वपूर्ण घटना दिखा, एक निजी क्षेत्र का रॉकेट बन गया और एक निजी क्षेत्र का लॉन्च पैड भी बन गया।
तो चलिए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए सबको और एग्जाम में बहुत बार पूछेगा। कहता है गणतंत्र दिवस की पहली बार परेड राजपथ पर कब हुई थी? पहली बार, क्योंकि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष एक परेड किया जाता है जिसको राजपथ पर हम लोग देखते हैं, टेलीविजन के माध्यम से, कोई जा करके लाइव भी देखते हैं। तो कह रहा है ये परेड राजपथ पर पहली बार कब हुआ था? तो ध्यान देंगे 1950 में हुआ, 1952 में हुआ, 1955 हुआ, 1967 में हुआ। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं और 26 जनवरी को जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, पहला, वो मनाया गया था इरविन स्टेडियम में। तो ये ध्यान रखेंगे, इरविन स्टेडियम में मनाया गया पहला जो था। लेकिन पहला के बाद जो मनाया गया वो मनाया जा रहा था रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान लाल किला के पास, यहां मनाया जा रहा था कुछ समय तक। और जब राजपथ की बात आती है तो राजपथ में पहली बार यह परेड हुआ 1955 में। तो ध्यान रखेंगे 1955 से आज तक हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी को परेड का आयोजन राजपथ पर कर रहे हैं। और ये राजपथ के बारे में एक और जानकारी रखना है कि अब इसका नाम सरकार ने बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, राजपथ का नाम चेंज हो गया और वो अब क्या हो गया? कर्तव्य पथ हो गया। तो पहली बार इरविन स्टेडियम में, 54 तक जो हुआ वो रामलीला मैदान में, और 55 से शुरू हुआ राजपथ पर। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए जनरल अवेयरनेस के तौर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल, G20 का धूम मचा हुआ है 2023, G20 के नाम है, और G20 का 2023 में भारत में बहुत सारा काम हुआ। तो G20 से संबंधित बहुत बेसिक बातें जानना है। कहता है G20 का गठन कब किया गया था? G20 का गठन कब हुआ था? तो G20 20 देशों का समूह जिसमें विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को शामिल किया गया। और ये काम तब हुआ था जब एशिया में मंदी आ गई थी। एशिया में जब रिसेशन का दौर था, मंदी आया, तो इस मंदी के बाद आर्थिक मंच के रूप में एक G20 का गठन किया गया, जिसमें शुरुआत में वित्त मंत्री और देश के जो रिजर्व बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक, उसके निदेशक लोग बैठ करके विश्व स्तर पर आर्थिक मुद्दे पर चर्चा के लिए बनाया गया। लेकिन बाद में ये देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो गए और G20 एक बड़ा सम्मेलन के तौर पर उभर करके आया। तो ये G20 पहली बार कब बना? तो ध्यान देंगे 97 में मंदी आई थी, और इस मंदी के बाद 99 में विश्व के 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने यह डिसीजन लिया कि अब हमें एक गठन करना चाहिए, एक मंच बनाना चाहिए, और उस पर वित्तीय विचार विमर्श होना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे काम हो, कैसे व्यापार बढ़े, मंदी से कैसे बाहर निकला जाए, इसके लिए G20 का गठन 1999 में किया गया। तो ध्यान रखना है, शुरुआत में वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के जो हेड होते थे वो बैठते थे, बाद में इसमें सभी देशों के जो प्रमुख होते हैं उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। तो ये ध्यान रखना है G20 के बारे में। पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। कहता है जो G20 से ही सवाल है, हमने कहा कि G20 बहुत चर्चा में रहा है, सारा चीज ध्यान रखना है। कहता है G20 का 2023 का शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन मतलब राष्ट्राध्यक्ष जो मेन है हेड देश के, वो 20 के हेड देश प्रमुख जो होते हैं वो कब 2024 में कहां बैठेंगे, शिखर सम्मेलन कहां होगा। तो ध्यान रखेंगे 23 चल रहा है, 23 में आपको पता है कि भारत में हुआ, 24 में कहां होगा? तो ध्यान रखेंगे 24 में यह काम ब्राजील में होगा। कहां होगा? तो ब्राजील में होगा। तो ये ध्यान रखना है कि 24 में ब्राजील में होगा। जबकि आपको 3 चीज याद रखना है, 2022, 2023 और 2024। तो ध्यान रखना है, यहां पर हुआ था ये 17वीं शिखर बैठक थी और ये हुआ था इंडोनेशिया में। तो ये ध्यान रखना है, 22 में हुआ इंडोनेशिया में, 23 में जो हुआ भारत में, ये G20 का 18वां शिखर सम्मेलन था। जबकि 24 में जो होने वाला है वो 19वां शिखर सम्मेलन होगा देश का, मतलब G20 का, और वो होगा कहां? ब्राजील में। तो याद रखेंगे इसको। तो अगला सवाल छठा आपके लिए स्क्रीन पर जो मैं लेकर आया हूं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक एशियाई कंट्री, बहुत महत्वपूर्ण, भारत का मित्र भी है और भारत का काफी सहयोग भी करता है, और वो देश है इजराइल। तो देखेंगे उसी से संबंधित सवाल है कि नेसेट किस देश के संसद का नाम है? जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट का नाम नेसेट है, और किस देश में पार्लियामेंट को नेसेट कहा जाता है? जापान में, इजराइल में, यूएई में या फिलिस्तीन में? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेसेट जो संसद है वो इजराइल की संसद है। कहां की संसद है? इजराइल की।
और इस संसद में कुल 120 सीटें हैं, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लिक्विड पार्टी काम करती है, जिसके नेता बेंजामिन नेतन्याहू को याद रखना है, तो ये ध्यान देंगे। अब आगे चलें तो कहता है जापान के संसद का नाम क्या है, तो जापान के संसद का नाम डाइट है, याद रखेंगे, कई बार पूछा है। यूएई के संसद का नाम, तो यूएई के संसद का नाम संघीय राष्ट्रीय परिषद है, संघीय राष्ट्रीय परिषद, तो ये ध्यान रखेंगे, संघीय राष्ट्रीय परिषद के नाम से जानते यूएई के संसद को, जबकि फिलिस्तीन के संसद को फिलिस्तीन संघीय परिषद कहा जाता है, फिलिस्तीन संघीय परिषद या राष्ट्रीय परिषद। तो ये चारों का नाम, जिसमें डाइट कई बार पूछा है और इजराइल चूंकि चर्चा में है तो इसके नेसेट को याद रखेंगे, संसदीय सीट की संख्या 120 है, ये याद रखेंगे। सातवां सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, ये भी स्पेस से एक इंपॉर्टेंट काम जहां से नासा काम करती है उसके बारे में पूछा गया है। कहता है अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्षेपण केंद्र कैनेडी स्पेस सेंटर, कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे पहले, उन्हीं के नाम पर स्पेस सेंटर बनाया गया। जैसे भारत में स्पेस सेंटर का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और वहां से हम भारतीय सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, वैसे अमेरिका इस सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च करता है नासा के मदद से। तो ये जो स्पेस सेंटर है कहां है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में है, कैलिफोर्निया में है, फ्लोरिडा में है या वाशिंगटन में है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर फ्लोरिडा में जा रहा है, जो अमेरिका के पूर्वी तट का एक राज्य है, जो ध्यान रखेंगे फ्लोरिडा का तट है समुद्र के अटलांटिक महासागर के किनारे, और इसी स्टेट में कैनेडी स्पेस सेंटर बनाया गया। भारत में भी स्पेस सेंटर भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप में, तो ये ध्यान रखेंगे। जबकि कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, सिलिकॉन वैली, ये याद रखेंगे, सिलिकॉन वैली, यहां से ही पूरी दुनिया का कंट्रोल सिस्टम कंप्यूटर से होता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब यहीं से काम करते हैं। जबकि वाशिंगटन अमेरिका का राजधानी है, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क एक महत्वपूर्ण शहर है, तो ये याद रखेंगे। आठवां जो एक महत्वपूर्ण सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान दीजिए, आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने अपने सभी ग्रुप में चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि चैनल बड़ा हो सके तेजी से और मैं और अच्छे अच्छे चीज आपके लिए लेकर आऊं। तो चलिए, कहता है COP28 का आयोजन 2023 में कहां होगा, तो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं, और 28 मतलब 28वां ये सम्मेलन होगा COP28 का, ग्लासगो में होगा, टोक्यो में होगा, शर्म एल शेख में होगा या दुबई में होगा। तो आप तीनों को याद रखेंगे, ये क्योंकि याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर तो दुबई है, जो दिसंबर में 2023 में होने जा रहा है, दिसंबर 2023 में होने जा रहा है COP28 का आयोजन दुबई में, दुबई यूएई में है। जबकि ग्लासगो में हुआ था COP26, ये स्कॉटलैंड में है। जबकि शर्म एल शेख में हुआ COP27, ये मिस्र में है। तो मिस्र में हुआ तो 26 हुआ ग्लासगो में, 27 हुआ शर्म एल शेख में और 28 होने जा रहा है दिसंबर में, कहां, तो ये आपका दुबई में। 9वां सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक यूनिक घटना वर्ल्ड के करंट से जोड़ करके समसामयिक घटनाओं में। कहता है विरोध प्रदर्शन करने के लिए कोरे कागज, व्हाइट पेपर का प्रयोग की शुरुआत किस देश के लोगों ने किया, चीन ने किया, हांगकांग ने किया, उत्तर कोरिया ने किया या अमेरिका ने किया। तो कोरा कागज मतलब ये जो बोर्ड है ये व्हाइट अगर हो तो कोरा कागज, लोग विरोध प्रदर्शन करने काली पट्टी दिखाते हैं, लाल कपड़ा दिखाते हैं, अलग अलग तरह का निशान का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक देश जिसने पहली बार एक कोरा कागज, ऐसा कागज जिस पर कुछ लिखा ना हो, सादा हो, ब्लैंक हो, उसको दिखा करके विरोध किया, और ये काम किया गया था पहली बार हांगकांग में। कहां किया गया, हांगकांग में। और बाद में कोविड-19 काल में जब चीन ने बहुत ज्यादा सख्ती बरता अपने देश पर, तो चीन के लोगों ने भी सरकार के डर से यहां पर भी कोरे कागज से प्रदर्शन किया विरोध के रूप में। क्योंकि बोलने की हिम्मत थी नहीं, सरकार के विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो बिना बोले प्रदर्शन करने के लिए कोरे कागज का प्रयोग किया गया। कोरे कागज का मतलब होता है कि हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। और इस रूप में पहला जो देश बना वो हांगकांग, और बाद में चीन ने भी ऐसा काम किया। चलिए आगे चलते हैं। 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इकोनॉमिक्स की सवाल की बात किया, तो ध्यान दें, कहता है कि आर्थिक क्षेत्र में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से संबंधित आंकड़ा
जो डाटा आता है वो जारी कौन करता है, ये पूछ रहा है। आरबीआई करता है, वित्त मंत्रालय करता है, या सीएसओ करता है? तो याद रखेंगे ये काम सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस करता है। सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, और ये हर तिमाही में जारी करता है कि देश में जीडीपी क्या स्थिति है, बढ़ रही है, कितना वृद्धि हो रहा है, कितना घट रहा है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, जबकि वित्त मंत्रालय देश की वित्त व्यवस्था का निर्धारण करता है, आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। लेकिन जीडीपी के आंकड़ा की बात आएगी तो ये काम सीएसओ करेगा। तो याद रखना है। आगे चलें, 11वां सवाल आपके लिए स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बिहार इंटर स्तरीय हो, दरोगा हो, इस तरह के एग्जाम में। कहता है पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, पूर्वोत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जिसमें 7 राज्य हैं, जिसको 7 सिस्टर कहा जाता है, और ये 7 राज्यों में एक पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया सरकार ने। वो कहता है किस राज्य में बनाया गया, असम में, मिजोरम में, मणिपुर में, या अरुणाचल प्रदेश में? तो आंसर जा रहा है इसमें, वो आंसर है अरुणाचल प्रदेश में बना, और इस हवाई अड्डे का नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। कौन अड्डा? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा, और ये पहला हवाई अड्डा है जो ग्रीनफील्ड के रूप में पूर्वोत्तर भारत में बना। और इसके बनते ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुल एयरपोर्ट की संख्या 16 होगी, ये याद रखना। मतलब 7 राज्य मिला करके 16 एयरपोर्ट अब हैं, जबकि पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो हवाई अड्डा के रूप में बना। अगला सवाल 12वां आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो 53वां फिल्म महोत्सव हुआ था, और यह आयोजन हुआ था गोवा में, और गोवा में लगातार हो रहा है। और इसमें कहता है कि इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? अक्षय कुमार को, चिरंजीवी को, नागार्जुन को, या आयुष्मान खुराना को? तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का आंसर टॉलीवुड, जो साउथ का फिल्मी दुनिया है, उसके सुपरस्टार माने जाते हैं चिरंजीवी, और इन्हीं को 2022 का 53वां फिल्म महोत्सव में इंडियन पर्सनालिटी फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये याद रखेंगे चिरंजीवी को। तो चिरंजीवी साउथ के हीरो हैं, हीरो भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और साउथ के फिल्मी दुनिया को टॉलीवुड कहा जाता है, जबकि मुंबई वाले को बॉलीवुड कहते हैं, और वो टॉलीवुड। अगला सवाल जो 13 नंबर आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट से जोड़ करके। कहता है विश्व की जनसंख्या हाल ही में 8 अरब पहुंच गई। वर्ल्ड की जनसंख्या हाल ही में कितनी हो गई? 8 अरब हो गई। तो कहता है कि जनसंख्या को 7 से 8 अरब होने में कितने साल लगे? जनसंख्या को 7 से 8 अरब होने में कितने साल लगे? तो ध्यान रखना है कि 2022 में पूरा गया था, और ये जो पूरा वो 12 बरस लग गए 7 अरब से 8 अरब होने में। मतलब 12 बरस में ही पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या में 1 अरब की वृद्धि हो गई। मतलब इससे पता चल रहा है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और सांख्यिकी में आकलन किया गया, स्टैटिक्स में, कि 8 अरब से 9 अरब वर्ल्ड का जनसंख्या होगा। वो तब होगा जब देश 2037 में होगा वर्ल्ड। तो 2037 में होने वाले समय में जो आएगा तो 9 अरब का आंकड़ा पार कर जाएगा। यह भी याद रखना है, पूछेगा कि विश्व की जनसंख्या 9 अरब पार करने का अनुमान कब तक लगाया गया? तो 2037 तक। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे घट रही है और समय अब ज्यादा लगेगा, तो इस समय 12 बरस लगा, अभी लगभग 14-15 साल लगेगा 1 अरब और बढ़ने में। तो ये याद रखना है। आगे चलें तो 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर कहता है निजी क्षेत्र का सैन्य विमान, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, निजी क्षेत्र का सैन्य विमान C-295, ये याद रखना है। एक बड़ा जहाज है मालवाहक, इस पर कई जहाज लोड हो सकते हैं, सैन्य सामान जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह। कहता है इसके निर्माण के लिए परियोजना का शिलान्यास कहां किया गया है? भारत में, जोधपुर में, अहमदाबाद में, बड़ोदरा में, या बेंगलुरु में? तो ध्यान रखेंगे C-295 एक बड़ा मालवाहक जहाज है, सेना में इस्तेमाल होता है, और इसका निर्माण स्पेन करती है। स्पेन में ही होता है, दुनिया में और कहीं नहीं बनता है। और स्पेन यूरोप का एक कंट्री है। और ध्यान देंगे कि स्पेन से भारत का जो मंत्रालय है डिफेंस सेक्टर, उसने समझौता किया है 56 C-295 बनाने का। 56 C-295, जिस 56 में से 40 का निर्माण भारत में होगा
और 16 स्पेन से बनकर आएगा। 40 बनेगा भारत में और 16 बनकर आएगा। और ये 40 को बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में गुजरात के बड़ोदरा में इसका शिलान्यास किया है। कहां किया? बड़ोदरा में। मतलब ये बनेगा कहां? बड़ोदरा में। और ध्यान रखना है कि यूरोप के बाहर, मतलब स्पेन के बाहर, पूरी दुनिया में बड़ोदरा ही एकमात्र जगह है जहां पर यह जहाज का निर्माण किया जाएगा। मतलब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतना बड़ा जहाज की टेक्नोलॉजी अब भारत के अंतर्गत ही काम करेगी। अगला सवाल जो 15 नंबर है, कह रहा है क्या? कहता है 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरत कमल अंचत को मिला है। ये इनका संबंध किस खेल से? बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार यही है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको सरकार ने चेंज किया और मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। कहता है जो इस बार 2022 का मिला वो शरत कमल अंचत को मिला है। तो ये कौन सा खेल खेलते हैं? लॉन टेनिस, जेवलिन थ्रो, मुक्केबाजी या टेबल टेनिस? तो याद रखेंगे ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और इन्हीं को इस साल का 2022 का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी चुना गया देश की तरफ से। जबकि ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ये पहला फर्स्ट प्रार मिला था किसको? तो विश्वनाथन आनंद को। तो ये याद रखना है, पहला विश्वनाथन आनंद जो शतरंज के ग्रांड मास्टर थे भारत के, उनको मिला था पहली बार। और ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो करंट से मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं, इसको ध्यान दीजिए और ऐसे ही सवाल पर नजर रखिए। आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की तो कहता स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता, ये याद रखना है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित थे? मतलब देश में पहली बार जो वोट दिया, पहला वोट जो दिया देश का, वो यही थे, श्याम शरण नेगी। और ये एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनकी मृत्यु 106 वर्ष की उम्र में हाल में हो गई। तो ध्यान रखना है। और ये किस राज्य से थे? तो ध्यान रखना है ये हिमाचल से जुड़े हुए थे। कहां से? हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। और ये अपने पूरे लाइफ में 34 बार वोट दिया। कितना बार? 34 बार वोटिंग किया। और ये देश के पहले मतदाता थे। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो जो चुनाव आयुक्त थे इनको घर पर जाकर के, चूंकि बुजुर्ग थे ये चल नहीं सकते थे, जो चुनाव आयुक्त थे, निर्वाचन आयोग के मुख्य, वो घर पर जाकर के इनको सम्मानित किया था पहले वोटर के रूप में। और इनकी मृत्यु हो गई तो ये चर्चा में है, इसलिए ध्यान रखना है इनको। आगे चलें तो 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, एक पुस्तक का नाम है और उसके लेखक के नाम के बारे में पूछा गया है। कह रहा द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर है वसीम अकरम, बराक ओबामा, कमला हैरिस या मिशेल ओबामा। तो याद रखेंगे ये पुस्तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी मिशेल ओबामा ने लिखा है। और इसमें लिखा गया है कि कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को कैसे हैंडल करे, कैसे जीवन को संभाला जाए, इसके बारे में इस पुस्तक में चर्चा किया गया है। ध्यान रखना कि बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, अश्वेत राष्ट्रपति, ब्लैक, और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। इन्हीं की पत्नी है मिशेल ओबामा। वसीम अकरम पाकिस्तान के एक तेज बॉलर, और जबकि कमला हैरिस वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो जो भारतीय मूल के हैं। तो याद रखना है। आगे चलें, 18वां नंबर सवाल आपके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। सुल्तान अजलान शाह कप, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? ये मिसलेनियस विविध का सवाल है, बहुत बार पूछा है, आगे भी पूछेगा। बैडमिंटन से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है कि क्रिकेट से है? तो याद रखना है ये खेल हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। और ये जो खेल होता है ये हर बार मलेशिया में ही होता है। कहां होता है? मलेशिया में। और ये पुरुषों का प्रत्येक वर्ष होने वाला एक हॉकी का महत्वपूर्ण आयोजन है, महत्वपूर्ण, हर साल होता है। और इसको सबसे अधिक बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे अधिक बार जीतने वाला टीम है। और यह होता है हर साल मलेशिया में। पुरुष का हॉकी प्लेयर का एक कप है जिसका नाम है सुल्तान अजलान शाह कप। 19वां सवाल आपके स्क्रीन पर जो इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक्स से बेसिक लेकर मैं आया हूं,
यहां ध्यान दीजिए क्या कहता है, कहता है अर्थशास्त्र एक विषय है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, आर्ट्स है, साइंस है, आर्ट्स और साइंस दोनों है या कोई नहीं है, कला है, विज्ञान है, कला या विज्ञान दोनों है या कोई नहीं है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो पूछ दे कि इकोनॉमिक्स किस पार्ट में है, आर्ट्स में कि साइंस में है, तो कहेंगे कि इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है और साइंस भी है, ये कला भी है और विज्ञान भी है। कला मतलब व्यवहार होता है कि हम कोई काम प्रैक्टिकली करते कैसे, डेट इज कॉल्ड आर्ट। गाड़ी का ड्राइविंग जो होता है, ड्राइव करना एक टेक्निक है, बताया जाता है कि ऐसे क्लच लगाइए, ऐसे गियर लगाइए, एक्सेलरेटर दीजिएगा, गाड़ी बढ़ेगी, ये थ्योरी है। लेकिन कोई ड्राइवर उसको सीख करके जब चलाता है तो डेट इज कॉल्ड आर्ट, कला है वो। तो जो व्यवहार में वो कला है। और विज्ञान क्या है, तो विज्ञान है किसी घटना का या किसी कारण का अगर हम घटना का अध्ययन करें और उसका कारण और प्रभाव का हमको जानकारी मिले तो हम उसको विज्ञान मानते हैं। तो किसी चीज का कारण और प्रभाव का जानकारी अगर मिल रहा है तो डेट इज कॉल्ड विज्ञान। तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं गरीबी क्या है, गरीबी किसको कहते हैं। तो पहला तो कि गरीबी क्या है और उस गरीबी का प्रभाव क्या पड़ता है समाज पर, अर्थव्यवस्था पर। तो ये दोनों चीज हमें गरीबी का कारण भी बताता है और गरीबी का प्रभाव भी बताता है इकोनॉमिक्स। और इसलिए इकोनॉमिक्स इज आर्ट, और मे भी आर्ट के साथ साथ वो क्या है, साइंस भी है। इसलिए आंसर क्या होगा, कला भी है और विज्ञान भी है। चलिए आज के सेशन का अंतिम सवाल जो 20वां है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर मैं आया हूं आपके लिए, और ये भारतीय इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ। कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, क्यों, क्यों इसको अल्प विकसित या विकासशील मानते हैं, विकसित क्यों नहीं मानते। कहता है पहला, कृषि क्षेत्र में अधिक योगदान, कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान, प्रति व्यक्ति आय कम होना, बेरोजगार श्रम शक्ति का अधिक अनुपात। और ये तीनों बात भारतीय इकोनॉमी में शामिल है कि कृषि क्षेत्र का योगदान 14 से 15% जीडीपी में अभी भी है। और ये इतना बड़ा योगदान बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं है, विकासशील है। प्रति व्यक्ति आय भी कम है, जो अभी भी 1 लाख से कम है प्रति व्यक्ति आय देश का, ये भी बहुत कम है एक कंट्री के लिए। और देश में जान ही रहे बेरोजगारी की हालत क्या है, हम 142 करोड़ जनसंख्या पहुंच गए और उसमें बहुत सारे युवा जो हैं, कहता है 68% लोग युवा हैं, और ऐसे युवा हैं जो काम कर सकते हैं लेकिन उनको काम नहीं है। तो इसलिए कहा बेरोजगारी श्रम शक्ति का अधिक अनुपात है, ज्यादा लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ये तीनों कारण बताता है कि देश का जो इकोनॉमी है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है। तो ये आपका आंसर चला जाता है डी, सभी सही है और सभी चीजें दर्शाती है कि देश की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो यही था आज का महत्वपूर्ण 20 सवाल, करेंट इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस विविध से लेकर के। काफी तथ्य जानने का मौका मिला होगा, काफी चीज समझे होंगे, और ऐसे प्रश्न को लेकर के मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना ओपिनियन भी देते रहिए ताकि हम और कुछ नया चीज आपके लिए लेकर आए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। मंडे टू फ्राइडे का सेशन हो चुका है, सैटरडे का काम हमने कहा था कि स्पेशल क्लास होगा, कुछ टॉपिक लेकर आएंगे और वो करंट अफेयर का भी काम भी करेंगे। तो वो काम हो सकता है कल भी हो या नहीं होगा तो अगले सप्ताह से होगा। कोशिश करेंगे कि कल भी कुछ ना कुछ आपके लिए कंटेंट्स लेकर आएं। तो चलिए, जहां रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी भी टेंशन में मत रहिए। टेंशन से कुछ नहीं होगा, टेंशन को पेंशन दीजिए, खुश रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए अच्छे से। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में एक ब्रेक के बाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।